हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2023 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा, सबसे पहला हमारे चैप्टर हम लेंगे जैव प्रक्रम, जिसमें हम लेंगे पहला भाग पोषण। ठीक है ना। तो आप लोगों से अनुरोध है कि परीक्षा में ये जो प्रश्न मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को, उसको याद करके जरूर से जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है सब प्रश्न है। देखिएगा, पहला हमारे प्रश्न यहाँ पर आ गया कि पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम जान लेते हैं भाई साहब। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से मिलती है, अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे ऐसे लिखा गया कि यह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वे जीव जो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी तथा पोषण ग्रहण करने की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी तथा पोषण ग्रहण करने की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इसका उदाहरण लिख दिया गया है यहाँ पर कि हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। ठीक। अब आगे दूसरा हमारा है विषम पोषी पोषण, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसे हम परपोषी भी कहते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण कहेंगे। इसका उदाहरण क्या होगा भाई साहब, इसका उदाहरण है मानव व अन्य जीव। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देख लेंगे प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों के पर्णहरिम, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये हरे रंग के क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसे आप देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें ऐसे याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मनुष्य में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इन पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। देख लेते हैं। पहली घटना होती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरी घटना होती है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तीसरी घटना होती है जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और चौथी प्रक्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण लचीले उत्पादों यानी सीडोपोडिया द्वारा होता है। जब अमीबा भोजन के कण के निकट आती है तो इसे सीधे ही ग्रहण कर लेती है। तत्पश्चात इसके चारों ओर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करती है। खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन तथा अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ अवशोषित पोषक तत्व को कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। तत्पश्चात बचे हुए अपशिष्ट को झिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के पाचन को अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं बस आंसर बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे इसको पूछा जा सकता है पररंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि को सब समझाइए या बताइए का वर्णन कीजिए। ठीक है, और एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा द्वार यानी कि गार्ड कोशिकाओं का वर्णन भी कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। अब इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रंध्र यानी कि स्टोमेटा पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब द्वार कोशिकाएं अच्छे कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल क्या होती हैं, रंध्रों के चारों तरफ या चारों ओर गुर्दे या सेन के बीच के समान दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें रंध्र घेरे रहते हैं। और इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली एवं अंदर की भित्ति मोटी होती है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जल जब अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। अब क्या देख लेंगे, रंध्रों की उपयोगिता। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं।
और दूसरा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा ही होता है। अब देखिएगा रंध्र के फिगर हम देख लेते हैं, रंध्र का फिगर कैसे बनाएंगे। देखिएगा एनसीईआरटी में दिया गया है और वहां से इसको बनाना सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं रंध्रों का चित्र, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होगा उसे भी हम लोग देख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर अच्छे तरीके से हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें लिख दिया सजीव यानी कि लिविंग और यहाँ पर लिख दिया निर्जीव। तो इनमें पहला अंतर होता है कि इनमें वृद्धि होती है और इनमें वृद्धि नहीं होती है। दूसरा अंतर होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। कौन लोग? निर्जीव लोग, ठीक है ना। और तीसरा अंतर है जल भोजन वायु की आवश्यकता होती है और यहाँ पर जल भोजन वायु की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा अंतर होता है कि जनन श्वसन और उत्सर्जन का गुण पाया जाता है और इनमें क्या होगा? जनन श्वसन उत्सर्जन का गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। और पांचवा अंतर हम ऐसे लिख देंगे, उसमें उदाहरण कुछ दे देंगे, जैसे मनुष्य, मेढक, गाय, पौधे आदि। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? पत्थर, बाल्टी, जग, स्कूटर आदि सब उदाहरण इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखिएगा तो ऐसे हम इसको लिख देंगे कि मनुष्य में 3 जोड़ी यानी कि 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियां प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्रावण करती हैं, जिसे लालारस भी कहते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार से भोजन के पाचन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। अब हमारा पहला क्या होता है भाई साहब? पहला होता है सिलेवरी एमाइलेज या एमाइलेज, ठीक है ना। इसको जैसे प्रोनाउंस करें आप लोग। फिर क्या? यह कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड को किसमें? शर्करा में बदल देता है। और फिर दूसरा हमारा होता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है? यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है यानी कि जीवाणुओं को मारेगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें, भोजनोपरांत दांत में ब्रश करके प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन और संक्रमण पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, सब उसे भी देख लेते हैं। मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव में पोषण प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाइए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जाएगा। मनुष्य का पाचन तंत्र या मनुष्यों में पोषण, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और इसको हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। दोनों का आंसर क्या होगा? यही तरीके से होगा। तो देख लेते हैं, मनुष्यों के पाचन तंत्र के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है अंतःग्रहण या अंतग्रहण इसे बोलते हैं। फिर दूसरा होता है पाचन। तीसरा क्या होता है? अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण और हमारा पांचवा होता है बहिक्षेपण, ठीक है ना। तो पहले के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं अंतग्रहण, जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है ना। भोज्य पदार्थ के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं, अथवा बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थों को अनेक विधियों से ग्रहण करने को अंतग्रहण या अंतग्रहण कहलाती है, ठीक है ना। देखिएगा भोजन का पाचन, अब दूसरा स्टेप क्या है? भोजन का पाचन है। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को सरल रूप में अपघटित करना पाचन कहलाता है। मनुष्य में पाचन निम्नलिखित पदों में संपन्न होता है। पहला कहां पर होगा? मुख गुहिका में पाचन। तो देख लेते हैं, मुख गुहा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। मुख में उपस्थित दांत भोजन को चबाते हैं तथा जीभ स्वाद का अनुभव कराती है। मुख गुहिका में उपस्थित लार ग्रंथियों से सिलेवरी एमाइलेज तथा लाइसोजाइमिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो कि भोजन के पाचन में निम्न प्रकार से सहायता करते हैं। जो आपका पहला होता है सिलेवरी एमाइलेज मंड को शर्करा में बदलता है और लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। देखिएगा अभी अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं ये दोनों। और दूसरा होता है ग्रास नली में पाचन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रास नली में पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं।
इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को मुख्य गुहिका से आमाशय तक पहुंचाना होता है, ठीक है ना। तो पाचक एंजाइमों की अनुपस्थिति के कारण इसमें क्या होगा, पाचन की क्रिया नहीं होगी। बस ये क्या है, एक माध्यम है जो क्या करेगा, मुख्य गुहिका से भोजन को आमाशय तक ले जाएगा। और हमारा नेक्स्ट है क्या, आमाशय में पाचन, ठीक है ना। तो देखिएगा, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा जे के आकार का भाग होता है। आमाशय में अंतग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित होने के बाद आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम तथा श्लेष्म पाया जाता है। इनका पाचन में निम्न प्रकार से योगदान होता है। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl है, क्या करेगा, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है तथा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी मारता है। और दूसरा में होता है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का, रेनिन दूध का और जठर लाइपेज वसा का पाचन करता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिएगा, ऐसे नेक्स्ट लिखा है कि आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। यहाँ पर यह लेई जैसी लुगदी में परिवर्तित हो जाता है जो काइम कहलाता है। यहाँ से भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में पहुंचता है। अब चलिए हम लोग ग्रहणी में जाते हैं, ठीक है। छोटी आंत में पाचन। अब नेक्स्ट स्टेप कहाँ पर है आपका, छोटी आंत में। पाचन की क्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत का अग्रभाग जो कि ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी में यकृत से पित्त रस एवं अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस भी आकर पाचन क्रिया में सहायता कहते हैं। देखिएगा, पहला पित्तरस, इसके बारे में जान लेते हैं भाई साहब क्या करता है। ठीक है, पित्तरस का मुख्य कार्य वसा का इमल्सीकरण करना तथा आमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाना है। ये क्या हो गया आपका पित्तरस का कार्य। अब हमारा क्या है, एक अग्न्याशयिक रस है। तो देखिए, तो अग्न्याशयिक रस के बारे में भी जान लेते हैं। अग्न्याशय अग्न्याशयिक रस को श्रावण करता है जो क्षारीय होता है। अग्न्याशयिक रस अग्न्याशय रस में निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा, क्या होता है भाई साहब, एमिलेज, या इसे हम बोलते हैं एमाइलेज भी बोलते हैं, या इमाइलोप्सिन। यह मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है, अर्थात पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलता है। देखिए, मंड क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, और इसको किसमें बोल रहा, माल्टोज में। ये क्या है आपका, डाइसेकेराइड है, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारा होता है लाइपेज या स्टेप्सिन। यह क्या करेगा, यह इमल्सीकृत वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और आपका तीसरा होता है ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन, ठीक है ना। यह क्या करेगा भाई साहब, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। ये तीनों क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ इसे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। उपयुक्त दोनों रसों के अतिरिक्त छोटी आंत में आंतरिक रस का भी श्रावण होता है, जिसे सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। इसमें इनमें पाए जाने वाले एंजाइम निम्न प्रकार से पाचन में सहायक होते हैं। तो पहला हमारा एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, ठीक है ना। ये क्या करेगा, यह अग्न्याशयिक रस के एमाइलेज से प्राप्त डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलता है। पहला हमारे क्या होता है, सुक्रेज होता है। ये क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ता है। सुक्रेज क्या है आपका, एंजाइम है। फिर दूसरा एंजाइम क्या है आपका, लैक्टेज होता है। ये क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में तोड़ता है। फिर आपका तीसरा होता है माल्टेज। माल्टेज क्या है, एंजाइम है। ये क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ता है। देखिएगा, जैसा नाम वैसा क्या है इसका काम है, सुक्रोज को, माल्टोज को। नेक्स्ट हमारे देख लेते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन होता है, क्या करेगा भाई साहब, यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ये क्या करेगा, इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ेगा। फिर हमारा तीसरा होता है लाइपेज या स्टेप्सिन होता है। यह क्या करेगा भाई साहब, यह वसा का पाचन करता है। इस प्रकार इन तीनों पाचक रसों की विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, आपका पाचन यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भाई साहब, देखिएगा, पचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं।
ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिनियों का जाल होता है जो भोजन को अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है ना। फिर हमारी चौथी स्टेप होती है आपका स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। तो इसमें क्या होगा भाई साहब, पचे हुए पदार्थ कोशिका के जीवद्रव्य में पहुंचकर विलीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। यहाँ यहाँ इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। और आपका लास्ट स्टेप होता है मल परित्याग या बहिक्षेपण, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इजेशन। बिना पचा भोजन बृहदात यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा यानी कि एनस द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई साहब, बहिक्षेपण कहते हैं या मल परित्याग कहते हैं। अब देखिएगा मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र आप लोग कैसे बनाएंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन को स्पष्ट कीजिए। तो हमारी हेडिंग ऐसे लग जाएगी कि वायवीय या ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में 38 एटीपी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतुओं में होती है। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है ना, इस पॉइंट क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे, और एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो लिखी गई इसको भी याद कर लेंगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं दूसरा हमारा होता है अवायवीय या अनाक्सी श्वसन, जिसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है ना, इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से, पूरा नहीं होगा। इस क्रिया में प्रायः एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस क्रिया में 2 एटीपी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया अनेक कवकों जैसे ईस्ट, अनेक जीवाणुओं तथा मनुष्य में अधिक कार्य करते समय पेशियों में होती है। और इसका जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, इसको भी आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है ना, देखिए जो आगे हम लोग पढ़ के आए, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कुछ नहीं भाई साहब, बस हमें 2 कॉलम बनाकर वही सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। देखिए पहला कॉलम में हम लिखेंगे वायवीय या ऑक्सी श्वसन और दूसरे में अवायवीय या अनाक्सी श्वसन। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और इसका हो जाएगा यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है, और इसमें हो जाएगा इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आंशिक रूप से होता है, और इसका हो जाएगा इस क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है, और इस क्रिया में प्रायः एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, और उसमें सेम पॉइंट ऐसे ही लिख देंगे, इस क्रिया में 2 एटीपी यानी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह क्रिया सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतुओं में होती है, और इसमें लिख देंगे यह क्रिया अनेक कवकों जैसे ईस्ट, अनेक जीवाणु तथा मनुष्य में अधिक कार्य करते समय पेशियों में होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? ये क्वेश्चन भी देखिएगा, अभी तक पूछा गया नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी सतह में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। धूम्रपान करने से यह बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं आदि अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। ठीक है, देखिए तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके क्या उपयोग हैं। तो हमारे हेडिंग हो जाएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, तो देखिएगा लिखा गया कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात उत्पन्न ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है।
कोशिका में जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां एटीपी टूटकर एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है जो विभिन्न कार्यों में उपयोग कर ली जाती है। एटीपी का निर्माण, अब हम देख लेते हैं एटीपी का निर्माण कैसे होता है। इस प्रक्रिया में एडीपी के अणुओं में ऊर्जा की विशिष्ट उच्च ऊर्जा बंधों के रूप में अनुबंधित करके एटीपी प्राप्त किया जाता है। एटीपी के अणुओं में 3 फास्फेट मूलक उपस्थित होते हैं। एक फास्फेट मूलक के निकलने पर एडीपी का निर्माण होता है। एटीपी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते रहते हैं तथा फास्फेट मूलक से क्रिया करके एटीपी में बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्या होता है, आपका एटीपी का निर्माण होता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। अब हम देख लेते हैं एटीपी के उपयोग। जंतुओं में एटीपी से एडीपी बनते समय औसतन 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में मुक्त ऊर्जा की मात्रा 10 से 12 किलो कैलोरी होती है। इस ऊर्जा का उपयोग संश्लेषण, परिवहन, श्रावण, गति तथा कोशिका निर्माण में किया जाता है। देखिए, इस रेखा चित्र के माध्यम से आप आसानी समझ सकते हैं कि एटीपी कैसे बनती है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग आगे। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहां पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा हीमोग्लोबिन। देख लेते हैं भाई साहब, यह एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। सभी कशेरुकीय प्राणियों में यह लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। केंचुए तथा अकशेरुकीय प्राणियों में यह रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन की भूमिका। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इस प्रकार यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको भी पॉइंट वाइज आप लोग को याद करिएगा। श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन और श्वासोच्छ्वास मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग। तो देख लेते हैं इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। पहला अंतर होता है यह एक रासायनिक क्रिया है। आपकी जो ये क्या है, रासायनिक क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है। हमारा दूसरा पॉइंट है यह क्रिया कोशिकाओं में होती है, कोशिकाओं के अंदर होती है, सॉरी। और यह कहां पर होगी, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। और तीसरा अंतर हो गया यह क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, या इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। और चौथा पॉइंट हो गया यह क्रिया संपूर्ण शरीर में होती है, यह क्रिया केवल श्वसनांगों में होती है। पांचवा अंतर हो गया एंजाइम की आवश्यकता होती है। देखिए, श्वसन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके श्वास के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। और छठा अंतर हो गया इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। और इस क्रिया में शरीर ऑक्सीजन का अंतःग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रकार से तथा किस अंग में होता है। देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है। कुपिका कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में तथा रुधिर केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोश में विसरित हो जाती है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन यानी कि श्वसन वर्णक के साथ लगातार क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाता है, जिसका संपूर्ण शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है। तो अब हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के दौरान लगभग 5 से 10% कार्बोनिक अम्ल के रूप में, 80 से 85 सोडियम व पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में तथा 10% कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। सामान्य विसरण द्वारा रक्त केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया भाई साहब। लिखा गया मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए।
तो इसका आंसर हम लिख देंगे ऐसे, मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहले पॉइंट ऐसे हम बनाकर लिख सकते हैं कि मनुष्य का हृदय दायां एवं बाएं भागों में बंटवारे से यह दोहरे परिसंचरण में मदद करता है। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर हृदय में 2 बार आता है। फिर उसी में आगे ऐसे लिखेंगे कि हृदय का दायां एवं बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन जरूरी है। फिर उसी में आगे ऐसे लिख देंगे, कुछ जीवों में शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे लिखा गया है कि हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर भाई देख लेते हैं। पहला हेडिंग में से बना लेंगे हृदय, यानी कि हार्ट। ऐसे लिखेंगे कि हृदय मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों यानी कार्डियक मसल के द्वारा बना होता है। ये जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है। एक ओर यह रुधिर को ग्रहण करता है और दूसरी ओर दबाव के साथ उसे अंगों में या अंगों की ओर भेजता है। यह नियमित, सतत तथा जीवन पर्यंत काम करता रहता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इसे हम हृदय स्पंदन दर या हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है ना, हार्ट बीट इंग्लिश में बोलते हैं, कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई साहब हमारे से पूछा गया कि रक्त दाब क्या है, अधिकतम तथा न्यूनतम सामान्यतः कितना होता है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी रुधिर दाब या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इसे हम बोलेंगे बीपी। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है। इसी को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब निलयों के संकुचन तथा शिथिलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। अब ऐसे लिखेंगे कि सामान्यतः अधिकतम रक्तदाब यानी कि सिस्टोलिक 120 mmHg तथा न्यूनतम रक्तदाब डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में सामान्य रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है। अब प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन भी देख लेंगे कैसे होगा भाई साहब। अब हमारा हेडिंग हो जाएगा प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण। ठीक है ना, जब हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव होने लगता है, जिसके कारण अतिरिक्त रक्तस्राव भी हो सकता है। अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, जिसके कारण हम अतिरिक्त रक्तस्राव से बच जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, आपका प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लसिका क्या है, इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। हेडिंग हमारा जाएगा लसिका, इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। लसिका केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। ठीक है ना, अब लिख देंगे लसिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। देख लेते हैं भाई साहब। पहला होगा पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। फिर दूसरा हमारा कार्य हो गया कि यह कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को रक्त तक पहुंचाता है। तीसरा हमारा होगा यह कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि का स्थानांतरण में सहायक होता है। लसिका ग्रंथियों में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। पांचवा, लसिका द्रव्य ऊतक कोशिकाओं को नम रखने में सहायक होता है। इस प्रकार हमारा क्या क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए या इसका क्रियाविधि को समझाइए। अब हम लिख देंगे, हेडिंग हो जाएगी हमारे क्या, जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मृदा से जल का अवशोषण पादपों की मूल में उपस्थित मूलरोमों द्वारा होता है। ये मूलरोम मृदा के कणों के बीच फंसे केशिका जल, ठीक है, इसको याद रखेंगे क्या, केशिका जल
को ग्रहण करते हैं। अब देख लेंगे भाई इसकी क्रियाविधि क्या होती है। क्रियाविधि, मूल रोमों की कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य का परासरण दाब मृदा के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। अतः जल का उच्च दाब के कारण अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से होकर अंतः शोषण द्वारा मूल रोम कोशिका में प्रवेश कर जाता है, अर्थात जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका जल का परिवहन होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। अब हेडिंग हो जाएगी क्या, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। तो देखिएगा, पादप के वायवीय भागों के जीवित ऊतकों द्वारा अवशोषित जल का जलवाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह क्रिया या प्रक्रिया रंध्रों द्वारा होती है। अब हेडिंग हो जाएगा क्या, वाष्पोत्सर्जन के महत्व या आवश्यकता, जो भी ऐसे। ठीक है ना। फिर हमारा जाएगा ताप नियमन, पहले इसमें हेडिंग हो जाएगा ताप नियमन। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की वाष्प बनती है, जिससे ठंडक पैदा होती है, अतः पादप तेज गर्मी में झुलसने से बच जाते हैं। दूसरा हो जाएगा खनिज लवणों की प्राप्ति। ठीक है ना। इसमें ऐसे लिख देंगे कि पादपों में जल का अवशोषण के साथ ही खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण ही अधिक जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ अधिक खनिज लवण की आवश्यकता की पूर्ति होती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रसारोहण। ठीक है ना। रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन के कारण चूसण दाब उत्पन्न होता है, जो रसारोहण के लिए अधिक आवश्यक है। चौथा हो जाएगा जल का वितरण या वितरण, हाँ ठीक है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से होता है। फलों में शर्करा की सांद्रता, ठीक है, इसको देख लेते भाई साहब। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। तो ये रह गया आपका क्या, वाष्पोत्सर्जन के महत्व। चलिए चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो भाई साहब अंतर देख लेते हैं हम सब। ये दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम लिखेंगे जाइलम और एक में क्या लिख देंगे, फ्लोएम या पोषवा। ठीक है ना, फ्लोएम। ठीक, तो इसमें पहला अंतर हो जाएगा, जाइलम मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज को जड़ से पादप के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को पादप के सभी भागों में पहुंचाता है। और इसमें क्या हो जाएगा, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा होता है। और इसमें हो जाएगा, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन सहकोशिका तथा चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। जाइलम द्वारा परिवहन उपमुखी यानी कि अपवर्ड दिशाओं में होता है। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा परिवहन उपमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों होता है। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, चौथा, जाइलम में परिवहन जल के अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें परिवहन एटीपी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए परासरण दाब के कारण होता है। तो क्या हो गया, आपका अंतर हो गया जाइलम और फ्लोएम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। हमारा हेडिंग लग जाएगा ऐसे कि मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। इसको ऐसे लिख देंगे, मानव हृदय ऑक्सीकृत रुधिर और अनऑक्सीकृत रुधिर को विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करता है। परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। इसी कारण इस परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस परिसंचरण को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण में हृदय के दाएं अलिंद में संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है। अलिंद से यह अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में पहुंचता है और दाएं निलय से फिर यह रुधिर फुफ्फुस चाप द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। इस पूर्ण परिसंचरण परिपथ को फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। वह नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा दैहिक परिसंचरण यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दूसरा क्या होता है, दैहिक परिसंचरण।
इस परिसंचरण परिपथ में जो अशुद्ध रुधिर फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आता है, वह शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है और दैहिक महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में विसरित हो जाता है। इस परिसंचरण को दैहिक परिसंचरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका द्वारा परिसंचरण तंत्र खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। अब इसकी क्या होती है उपयोगिता, यानी कि आवश्यकता इसकी क्या है। द्विपरिवहन की आवश्यकता, हेडिंग क्या हो जाएगी, द्विपरिवहन की आवश्यकता। तो इसको देख लेंगे। मानव हृदय का दायां तथा बायां भाग ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देते हैं। ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर के अलग अलग रहने से शरीर में ऑक्सीजन बहुत प्रभावी तरीके से पहुंचती है। मानव के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है या लाभदायक है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में लिखना भी है और उसका चित्र भी बनाना है। हृदय की आंतरिक संरचना हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसको देख लेते हैं भाई साहब। हृदय की आंतरिक संरचना को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अब पहला हो जाएगा क्या, हेडिंग इसमें हो जाएगा अलिंद एवं निलय, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। इसमें पहला पॉइंट ऐसे लिख देंगे कि भाई साहब की मानव हृदय के अनुलंब काट के अध्ययन में 2 अलिंद तथा 2 निलय दिखाई देते हैं। अलिंदों की दीवारें पतली जबकि निलयों की दीवारें मोटी होती हैं। दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट्ट तथा निलय अंतरा निलयी खांच द्वारा पृथक होते हैं। मानव हृदय में बायां अलिंद सबसे बड़ा वेश्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग ऐसे होगा कि महाशिरा, ठीक है ना, वेना केवा। इसमें देख लेते हैं भाई साहब क्या लिखा जाएगा। दाहिने आलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इन्हें अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग तीसरा, स्पंदन केंद्र, ठीक है ना, पेस मेकर। इसका होता है सब, दाएं अलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा अलिंद गांठ होती है जो स्पंदन केंद्र या पेसमेकर कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग, फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। देखिएगा, इसमें इसे लिखेंगे कि दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलती है जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। फिर क्या, बाएं निलय से धमनी महाकांड चाप निकलता है जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। इन पॉइंट को याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। फिर तीसरा ऐसे, अलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय में खुलता है। इन छिद्रों पर कपाट लगे होते हैं जो रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं परंतु वापस नहीं आने देते हैं। बढ़ते हैं सब आगे। पांचवा हमारा जाएगा त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। इसको ऐसे लिख देंगे भाई साहब कि दाएं अलिंद व निलय के मध्य अलिंद निलय कपाट में 3 वलन होते हैं, अतः ये त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं। और नेक्स्ट ऐसे लिख देंगे कि बाएं अलिंद व निलय के मध्य कपाट पर 2 वलन होते हैं जिसे द्विवलनी या बाइकस्पिड कपाट कहते हैं, ठीक है ना। अब देख लेंगे भाई साहब, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र कैसे बनाया जाएगा। इसको क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार और सारे नाम क्या करेंगे, याद रख लेंगे। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि रुधिर अपोहन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई साहब, इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालेंगे, रुधिर अपोहन हीमियोडायलिसिस। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ अपोहन ही लिखा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे देख लेते हैं कि उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, ठीक है ना। इससे शरीर में अपशिष्ट विषैले पदार्थ संचित हो जाते हैं जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इतना बात क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इसी में थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे, रुधिर में एकत्र व्यर्थ उत्सर्जित पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से पृथक करने को रुधिर अपोहन कहते हैं। अपोहन मशीन को कृत्रिम वृक्क कहते हैं, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि हम लोग देख लेंगे, क्रियाविधि क्या होती है। अब इसमें ऐसे होता है कि भाई साहब, कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है।
या नलिकाओं से बनी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर को वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इनमें कोई पुनरावशोषण नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी डायलिसिस होती है। आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में जरूरी देखा होगा ये वाला फिगर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक फिगर जो दिया गया है, आपने एनसीईआरटी बुक में जरूरी देखा होगा। ऐसी क्या होती है, आपकी डायलिसिस की जाती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया गया कि वृक्काणु का चित्र बनाते हुए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ऐसे क्या कि आपका क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन देखिए एक तरीके से और पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है वृक्काणु या नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है आपका, ठीक है ना। तो इसका देखिएगा दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम देख देते हैं वृक्काणु का चित्र। इसको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा बार बार, तभी क्या कर पाएंगे आप लोग, पेपर में बना पाएंगे फाइनली। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और जितने नाम इसमें दिए गए हैं वो सारे नाम क्या कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि निम्न चरणों में पूर्ण होती है। वो कौन कौन से चरण हैं उसको भी क्या करेंगे, हेडिंग वाइज देख लेंगे। देखिए पहला चरण होता है आपका परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होगा भाई साहब, तो हम इसमें कुछ ऐसे ही लिख देंगे कि केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं या केशिकाओं में जितना रुधिर अभिवाही धमनिका से आता है उतना ही अपवाही धमनिका से नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, इसको आपने पढ़ा भी होगा। फिर उसमें ऐसे आगे लिख देंगे इसके फलस्वरूप केशिकाओं में रुधिर दाब बढ़ जाता है, जिससे रुधिर का तरल भाग छन कर बोमेन संपुट में आ जाता है। बोमेन संपुट में क्या होगा, वो छन कर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा भाई साहब, यह छना हुआ तरल नेफ्रिक निस्यंद या ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज तथा अनेक लवण होते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया क्या, परानिस्यंदन। दूसरा प्रोसेस होता है चयनात्मक पुनरावशोषण या वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन। तो इसको देख लेते हैं भाई साहब। इसमें ऐसे लिख देंगे कि वृक्क में परानिस्यंदन द्वारा लगभग 150 से 180 लीटर नेफ्रिन निस्यंद या आरंभिक निस्यंद प्राप्त होता है, जिसमें से मात्र 1 से 2 लीटर ही मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है तथा शेष भाग हेले लूप में ही अवशोषित कर लिया जाता है, हो जाता है, ठीक है। इस क्रिया में महत्वपूर्ण तत्व जैसे ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2 चरण पूरा हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट चरण क्या होता है। ये लास्ट क्या होता है आपका, ये लास्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, वायकीय श्रावण, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसमें कुछ ऐसे कर देंगे कि चयनात्मक पुनरावशोषण से बचे हुए हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों का वृक्क नलिकाओं की समीपस्थ तथा दूरस्थ भाग द्वारा संग्रह नलिका में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, वायकीय श्रावण कहते हैं, ठीक है ना। वायकीय श्रावण को आपको पता चलेगा किसे कहते हैं। फिर इसमें आगे हम थोड़ा सा और लिखेंगे ऐसे कि शेष छना हुआ तरल मूत्र कहलाता है, जो समूह नलिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता रहता है। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका मूत्र निर्माण क्रियाविधि पूर्ण होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादपों में होने वाले उत्सर्जन पर प्रकाश डालिए, यानी पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब। इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा पादपों में उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसमें ऐसे लिख देंगे कि प्राणियों की भांति पादप भी अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। क्या कि जो कि निम्न प्रकार है। पहला कैसे करते हैं भाई साहब, गैस अपशिष्ट उत्पाद, गैस अपशिष्ट उत्पाद, ठीक है, यानी कि गैस के रूप में। कैसे, पादपों में गैसीय अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन पत्ती में उपस्थित रंध्रों तथा तनों में उपस्थित वात रंध्रों से होता है। ये गैसीय अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं। तरल अपशिष्ट उत्पाद ये क्या होते हैं भाई साहब, इनके बारे में भी देख लीजिए।
कह रहा है कि कुछ पादपों में अतिरिक्त जल का निष्कासन रंध्रों से जल वाष्प द्वारा और कुछ पादपों में जल रंध्रों से बूंदों के रूप में निष्कासित होता है। ठीक है ना। और आप एक छोटी सी प्रोसेस और जानते होंगे कि बूंदों के रूप में जल का निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। तो इसको आप जानते ही होंगे, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे तीसरे वाले में यानी कि ठोस अपशिष्ट उत्पाद में ऐसे हो जाएगा, कुछ अपशिष्ट उत्पाद पौधों से गिरने वाली पत्तियों और वृक्ष की छाल में भी संचित रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। और अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट। और इसमें नेक्स्ट ऐसे लिख देंगे कि पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों का अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, आपके ठोस अपशिष्ट उत्पाद में इतने पॉइंट्स हो गए जो कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो भाई साहब हमारी हेडिंग लग जाएगी कायिक जनन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन में भाई साहब हम ऐसे लिख देंगे, पादप के किसी भी कायिक भाग से संपूर्ण पादप प्राप्त करने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। पादप में स्वतः होने वाले कायिक जनन को प्राकृतिक कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, यह जड़, तना, पत्तियों आदि द्वारा होता है या हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें आगे ऐसे लिख देंगे कि मानव द्वारा पादपों के कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को क्या करिए आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कायिक जनन के लाभ, यानी कि इसके लाभ क्या होते हैं। हमारा हो जाएगा पहला देख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे लिखा गया कि इस विधि में कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं। पहला ये लाभ हो गया। दूसरा क्या, इस विधि से उत्पन्न पादप मात्र पादप के समान होते हैं। तीसरा, कायिक जनन द्वारा उन पादपों को भी उगाया जा सकता है जिनके बीज नहीं बनते हैं, जैसे क्या, केला, अंगूर, बांस, अनानास आदि। ठीक है ना। फिर चौथा हमारा हो जाएगा, कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियों को उपयोगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर पांचवा और लास्ट हमारा हो जाएगा, पादप में वांछित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गए आपके कायिक जनन के लाभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। फिर उसी में आगे ऐसे पूछा कि इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी ऊतक संवर्धन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो इसमें लिखेंगे क्या भाई साहब, इसको देखिएगा ध्यान से। इस तकनीकी में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखकर नए पौधों या पौधे उगाए जाते हैं। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, कृत्रिम माध्यम में रखे गए ऊतक की कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजित कर कैलस का निर्माण करती हैं। कैलस की कोशिकाएं कलिकाओं का निर्माण करती हैं, जो वृद्धि करके एक नए पादप का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ऊतक संवर्धन में ही किया जाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम सब, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके लाभ क्या है। ठीक है ना, तो इसकी उपयोगिता क्या है भाई साहब। पहला, इस तकनीकी का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। ठीक है ना, सजावटी पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या होता है, इस तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। और फिर हमारा तीसरा, इस विधि द्वारा पादप को विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है। और चौथा, इस विधि में वातावरण का पादप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा, इस विधि द्वारा सजावट योग्य पादपों को जल्दी उगाया जा सकता है, यानी कि बहुत जल्दी उगाया जा सकता है। ये सब क्या हो गए आपकी उपयोगिताएं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो भाई साहब इसमें कैसे लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। हमारे हेडिंग हो जाएगा परागण, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब इसमें ऐसे लिख लेंगे कि परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई साहब, दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका स्वपरागण, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, जब एक पुष्प में परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं।
स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसी में आगे ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर हमारा दूसरा हो जाएगा पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें लिखेंगे जब एक पुष्प में पराग कोषों से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प उसी जाति के, ठीक है ना, के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। ठीक है ना, तो पर परागण इसे कहते हैं। देखिएगा, पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका माध्यम कौन होगा, जल होगी, वायु होगी, या तो कोई क्या होगा, कीट होगा आदि। ठीक है ना, तो चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है काफी बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए दिया गया है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से क्या करिएगा, आप लोग याद कीजिएगा। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी परिवार नियोजन, यानी कि फैमिली प्लानिंग। तो देख लेते हैं भाई साहब, परिवार नियोजन होता क्या है। इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित या नियंत्रित करने के लिए परिवार को नियोजित करना आवश्यक होता है। बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करने की यह प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। जन्म नियंत्रण हेतु कुछ विशेष विधियों को उपयोग में लिया जाता है जो निम्नलिखित हैं। तो हमारी कौन कौन सी विधि है उसको देख लेते हैं भाई साहब। देखिएगा, हमारी पहली जो विधि होती है वो क्या होती है, अस्थायी विधियां, यानी कि टेम्पररी मेथड्स। तो इसमें पहला होता है आपका लूप अथवा कॉपर टी। ठीक है ना, तो इसमें कैसे लिखते हैं, स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भधारण करने से अपना बचाव कर सकती हैं। ठीक है ना, लूप या कॉपर टी लगवाकर गर्भधारण से बचा जा सकता है। दूसरा क्या होता है, बी निरोध, यानी कि कॉन्डोम। कॉन्डोम का यूज, निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भधारण होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है सुरक्षित काल, यानी कि सेफ पीरियड। तो इसमें ऐसे लिखते हैं कि मासिक धर्म के 1 सप्ताह पूर्व व 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। इस काल में लैंगिक संपर्क स्थापित करने पर गर्भधारण की संभावना कम होती है, परंतु यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे। फिर हमारा होता है धैर्य, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। तो इसमें कैसे लिखते हैं भाई साहब, असुरक्षित, यानी कि मासिक काल में आत्म संयम रखना चाहिए तथा लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। अब इसी में हम आगे देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं इसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो देखिएगा, इसमें ऐसे लिख देंगे कि आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिसके सेवन से गर्भधारण की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, जैसे कि क्या होती है साहब, आपकी माला डी, पल्स और क्या सहेली आदि। ठीक है ना, ये सब क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं। तो हम अब दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है, अस्थायी विधियां, यानी कि परमानेंट मेथड्स। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा महिलाओं का ऑपरेशन या नसबंदी, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे भाई साहब, यह विधि पूर्ण तथा अस्थायी विधि है। इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिनी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, महिलाओं का ऑपरेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है आपका, पुरुष का ऑपरेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है, क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। तो देखिएगा, इसमें कैसे लिखेंगे भाई साहब, पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या अस्थायी रूप से दूर की जा सकती है। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी काटकर बांधी जाती है। ठीक है ना, देखिएगा, आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में या अपनी किसी भी बुक में ऐसे ही ये वाला फिगर जरूर से देखा होगा, ट्यूबेक्टोमी का और किसका, वैसेक्टोमी का। ठीक है, इसमें ए और बी करके दिया गया है, ये वाला फिगर जरूर देखा होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्या है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कैसे इसका आंसर देंगे भाई साहब, इसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिएगा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ को हम निम्न अंतर द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या कर लिया, 2 कॉलम ऐसे ही बना लिया। तो एक में क्या लिख देंगे हम लोग, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे में लिख देंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला हो जाएगा, इसके द्वारा शरीर का बना कोई भाग या इससे बनी कोई विशिष्ट संरचनाएं नए जीव का निर्माण कर देती हैं। और इसमें क्या लिख देंगे, इस प्रकार के जनन में नर एवं मादा युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, यह अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है। जो आपकी अलैंगिक जनन होती क्या होती है, अपेक्षाकृत सरल होती है, यह अपेक्षाकृत जटिल होती है। कौन सी, लैंगिक जनन की।
तीसरा हमारा होता है संतति आनुवंशिक तौर पर जनक के समान होती है, और इसमें क्या हो जाएगा लैंगिक जनन में, संतति आनुवंशिक तौर पर जनक से क्या होती है, भिन्न होती है। और हमारा चौथा हो जाएगा यह निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे क्या है आपका अमीबा, पैरामीशियम, कवक, जीवाणु, ईस्ट आदि। ठीक है ना। और लैंगिक जनन कहाँ पाया जाएगा, यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे क्या होगा आपका मनुष्य, बकरी, शेर, मेढक आदि। ठीक है। तो क्या होगा आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर भी कर सकते हैं, या लैंगिक जनन किस प्रकार लाभदायी है किससे, अलैंगिक जनन से। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन क्या थे आपके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और मैं आपसे बस इतनी ही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इन प्रश्नों को आप लोग जरूर से याद करके जाइए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। तो का पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, गुणसूत्र क्या है, मानव में गुणसूत्र कितने प्रकार के पाए जाते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है ना। संक्षिप्त में उसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, स्ट्रासबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र की खोज की थी तथा गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने सन 1888 में किया। ठीक है। फिर उसमें आगे ऐसे लिखेंगे कि गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियर प्रोटीन है, प्रायः कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय यह संघनित होकर डंडाकार, सर्पिलाकार, डंबलाकार या तंतुनुमा हो जाते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, इस कारण हेतु गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक कहलाता है। देखिएगा गुणसूत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक गुणसूत्र या आलिंग गुणसूत्र, ऐसे क्या बोलते हैं इसमें ऑटोसोम्स। ठीक है ना। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, मानव में अधिकतर गुणसूत्रों यानी कि 22 जोड़े पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं। इसके प्रत्येक युगल या जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। फिर कायिक गुणसूत्र नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। जो कायिक गुणसूत्र होंगे दोनों प्रकार के जीवों में क्या होंगे, समान होंगे। फिर हमारा देखिए दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारण करते हैं, जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है। मादा जंतुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, इन्हें एक्स गुणसूत्र कहते हैं। नर जंतुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग आकार के होते हैं। एक गुणसूत्र तो मादा के एक्स गुणसूत्र जैसा होता है, किंतु दूसरा गुणसूत्र अलग होता है, इसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र मादा निर्धारक और वाई गुणसूत्र नर निर्धारक होता है, अतः मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र और नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना। देखिएगा ऐसे ही कुछ चित्र में आप देख सकते हैं, पुरुष का और स्त्री का क्या गुणसूत्र ऐसे ही होता है। ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है ना। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है इसको समझाना है। तो चलिए लिखते हैं इसका, लिंग निर्धारण क्या होता है देख लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें ऐसे लिख देंगे भाई साहब, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है ना। तो इसमें से लिख देंगे, मानव में लैंगिक जनन होता है, इसके लिए पुरुष के जननांगों में अर्धसूत्री, देखिए अर्धसूत्री वहां पर, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं। पुरुष में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं, पहला X+22 ऑटोसोम्स और क्या Y+22 ऑटोसोम्स। ठीक है ना। इसके विपरीत स्त्रियों के जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न सभी अंड कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, में एक ही प्रकार X+22 गुणसूत्र होते हैं। यदि पुरुष का X+22 गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के X+22 वाले गुणसूत्र वाले अंड को निषेचित करता है तो लड़की उत्पन्न होती है। और दूसरी कंडीशन होती है, यदि पुरुष का Y+22 गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के X+22 वाले गुणसूत्र वाले अंड को क्या करती है, निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। और देखिएगा इसको लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, फिगर से ड्रॉ करना होगा। ए वाला नहीं करना होगा, आपका एनसीईआरटी में ए वाला दिया गया है, लेकिन आपको कौन सा ड्रॉ करना है, ए वाला। ठीक है। या तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और एक और तरीका होता है, एक और रेखा चित्र होता है जिसको आपको बनाने के लिए कहता है, आप या तो ये दोनों बना सकते हैं जो यहाँ पर क्या है बनाए गए हैं, ए और ए दोनों आपको क्या करना होगा, साथ में बनाना होगा। या तो आप इधर वाला बनाइए अथवा ए वाला बनाइए, ये दोनों। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हमारा देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, ये टॉपिक है क्या, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम यानी कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
ठीक है ना। तो ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों को प्रतिपादित किया। इन नियमों को मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, जो क्या है आपके निम्न प्रकार हैं भाई साहब। हमारा पहला होता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको देख लेते हैं, ये क्या है। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहलाता या कहते हैं। ठीक है ना। फिर उसी में भाई साहब एक उदाहरण होगा। ठीक है ना, उदाहरण क्या दिया था उन्होंने, उसको देख लेते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करके अपने संकरण प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब शुद्ध लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी, ठीक है ना, का शुद्ध बौने पौधे यानी कि स्मॉल टी के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी यानी कि F1 में सदैव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। कैसे प्राप्त होते हैं? सदैव लंबे। तो इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से भी क्या करते हैं लोग, दर्शाते हैं। देखिए एनसीईआरटी में वाला फिगर दिया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाला में फिगर देखेंगे होंगे आप। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ये वाला फिगर बनाना है, ड्रॉ करना है, ये वाला रेखा चित्र। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग आगे। अब दूसरा आपका नियम था मेंडल का, क्या, लक्षणों के पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है ना। देख लेते हैं। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीव पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको आप देख लेंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने वाले सभी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में ये वाला भी फिगर देखा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, आप लोगों को ये बनाना नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों को कौन सा फिगर बनाना है, ये वाला रेखा चित्र बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए चलते हम लोग आगे नेक्स्ट नियम के बारे में देख लेते हैं। और देखिए इसको इतना ही नहीं, फिर इसका क्या करना पड़ेगा, परिणाम भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। आपका नेक्स्ट नियम क्या है भाई, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या किया था, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशानुगत दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है ना। ये क्या है आपका, है स्वतंत्र अभिवन का नियम है। इसका उदाहरण देख लेते हैं भाई साहब। इसका उदाहरण कैसे दिया था उन्होंने, जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकर कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग एवं गोल आकार प्रभावी गुण है तथा हरा रंग और झुर्रीदार आकार अप्रभावी गुण है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज मिलते हैं, जिनका अनुपात क्या होता है, 9 संबंधी 3 संबंधी 1 होता है। देखिए जिसमें से पहला होता है पीले गोल, दूसरा होता है हरे गोल, और तीसरा क्या होता है आपका पीले झुर्रीदार, और चौथा आपका क्या होता है, हरे झुर्रीदार। देखिए उसका मतलब जितना अनुपात है वो सब क्या लिखा गया है। और देखिएगा आपने एनसीईआरटी में ये वाला फिगर भी देखा होगा, ऐसे जो फिगर है आप लोगों ने एनसीईआरटी में से नोटिस किया होगा। ठीक है ना। तो भाई साहब हमें बस इतने से तो काम चलेगा नहीं, आपने ये भी वाला फिगर देख रखा होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये वाला ऐसे फिगर नहीं बनाना है। इसका रेखा चित्र कैसे बनाना है यहाँ पर आपको अभी प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है ना। पहले आपको क्या करेंगे, इतना इसको बनाएंगे, इस रेखा चित्र को बनाएंगे, फिर इसके बाद इसके आगे भी है थोड़ा सा। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों के वाला आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे आप, इसका परिणाम भी लिख देंगे, इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला नियम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है, यह कैसे बनते हैं, जीवाश्म की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है ना। ये हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी जीवाश्म यानी कि फॉसिल। सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन यानी कि गलन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है।
जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। या इसको एक तरीके से और भी आप परिभाषित कर सकते हैं अथवा, ठीक है ना। ऐसे पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छाप को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का निर्माण, ठीक है, जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है उसको भी हम देख लेते हैं। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जीवाश्मीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला ऐसे होता है क्या, जीवाश्म आमतौर पर तब बनते हैं जब जीव विभिन्न कारणों से मर जाते हैं और दब जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मरने के बाद जीवाश्मों के शरीर या अवशेष तब राख, रेत, लावा या मिट्टी से ढक जाते हैं और उन पर कई परतें बन जाती हैं। दबाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण ये परतें समय के साथ कठोर हो जाती हैं, ठीक है ना। और क्या हुई, जीवाश्म ऐसे क्या होता है आपका बन जाता है। फिर देखिए जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की विधि या तरीके जो भी हैं, ठीक है, व्हाटएवर। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहली क्या होती है भाई साहब, उसको देख लेते हैं। पहली होती है सापेक्ष विधि। सापेक्ष विधि में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। यदि हम किसी स्थान पर खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरी हमारी क्या विधि होती है, दूसरी होती है फॉसिल डेटिंग। ये क्या होती है, ये बहुत ही अच्छी विधि है, इसको देख लेते हैं। इस विधि में जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, ठीक है। क्या हो गई आपकी फॉसिल डेटिंग वाली विधि हो गई, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिएगा आप लोगों ने ऐसे जीवाश्म वाला फिगर देखा होगा, एनसीईआरटी बुक में आपके दिया है, ऐसे क्या होते हैं जीवाश्म होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, उसको देख लेते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी पर जो निम्न दिए गए इन पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ऐसे क्या है, पहला समजात अंग है, फिर क्या है समृद्ध अंग है, और फिर तीसरा क्या है अवशेषी अंग। इन सब पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो बारी बारी से देख लेते हैं। पहला क्या आपका है समजात अंग, समजात अंग यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन। देख लेते हैं, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो समजात अंग कहलाते हैं। इसकी इस समानता को समजातता कहते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण देख लेते हैं भाई साहब। इसका उदाहरण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको लिखना होगा तो पूरा लिखना होगा, ठीक है ना। सील के फ्लिपर यानी कि अगली टांगे तैरने के लिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की अगली टांगे दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसके कार्यों में अंतर होते हुए भी इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में समानता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला फिगर आपने क्या किया होगा, एनसीईआरटी में ये दोनों फिगर आप लोगों ने देखे होंगे। ऐसे मेढक, छिपकली और क्या पक्षी और मानव के हाथ के कंकाल की संरचना आप लोगों ने देखी होगी ऐसे। फिर हमारा दूसरा क्या है समृद्ध अंग है, ऐसे ही को क्या बोलते हैं हम लोग समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। तो ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न हो, ठीक है ना, क्या हो संरचना उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, समृद्ध अंग कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है भाई साहब, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं परंतु मूल संरचना तथा उत्पत्ति भिन्न होती है। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं, इनमें कंकाल नहीं होता है, जबकि चमगादड़ के पंख धड़ से नीचे फैली हुई त्वचा से बने होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये वाला फिगर भी आप लोग एनसीईआरटी में देखे होंगे। ऐसे पक्षी और चमगादड़ का क्या दिया गया है, पंख दिया गया है। हमारा लास्ट वाला क्या होता है अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको भी देख लेते हैं भाई साहब। जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता है, ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंगों की उपस्थिति से प्रमाणित होता है कि ये संरचनाएं इन जंतुओं के पूर्वजों में कभी विकसित और उपयोगी रही होंगी, ठीक है। क्या है आपके अवशेषी अंग है, जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है, निमेषक झिल्ली, कड़ पल्लवों की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, कृमि रूप परिशेषिका, अक्लडाढ़ आदि, ये सब क्या है आपके अवशेषी अंग हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो जाते जाते मैं आप लोगों से इतना ही दरख्वास्त करूंगा, इतनी ही गुजारिश करूंगा कि इन प्रश्नों को जितना भी मैंने बताया है इसी पेपर में ज़रूर से याद करके जाइएगा और आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस को मिलाकर ही बनाए गए हैं, ठीक है, जो पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो पेपर के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा बीते।